नमस्कार। स्लो जिंदगी में आज एक नए एपिसोड के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव हाजिर हूँ। वापस हैं हमारे साथ बाबा रामदास अघोरी। हमने पिछला एपिसोड किया एंड वो बड़ा अच्छा रहा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत सी नई बातें निकल करके आई, जनता को भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो एक बार फिर से पूछना चाहूंगा बाबा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप बताएं कि कैसे हैं। बहुत बढ़िया जी, मजे आ रहे हैं जिंदगी के। एक फिल्म आई थी उसमें वो शायद वो संजय मिश्रा था एक्टर। जी जी। उससे वो पूछता है कि और क्या हाल है, क्या हो रहा है। बोले मजे कर रहे हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है लाइफ में। बिल्कुल। जिंदगी ऐसे ही मजे में कटती रहे। सबसे बेहतर तो यही है कि जिंदगी हमेशा मजे में रहे। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले पिछले एपिसोड में हमने बहुत सी बातें की, घुमक्कड़ी से जुड़ी हुई, अलग अलग जगहों से जुड़ी हुई। एक अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए, दर्शकों के लिए जो प्यार मिला हमें। कुछ लोगों को थोड़ी शिकायतें भी रही कि विनीत जी ज्यादा बोलते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि कम बोलूंगा। जिंदगी भर बोली की कमाई खाई है, तो शायद इसलिए बोली ज्यादा हो गई है। बट शुरुआत करते हैं। आज मैं फिर से वापस अपने उसी क्वेश्चन को दोहराऊंगा। क्या, उसको थोड़ा विस्तृत करता हूं मैं। पिछले बार मेरा पहला सवाल था कि पर्यटन और घुमक्कड़ी में क्या अंतर है, और मैं इसको थोड़ा विस्तृत करना चाहूंगा। तो मेरा विस्तृत करने का सवाल इसलिए है कि लोग अब भी इस चीज को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि जीरो बजट घुमक्कड़ी, फक्कड़ी घुमक्कड़ी क्या है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा। आज से करीब 2-3 साल पहले हम लोगों ने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया जी। उसका नाम रखा फक्कड़ घुमक्कड़ जीरो बजट ट्रेवलर्स ग्रुप। बिल्कुल। तो उस पे कुछ लोगों ने बड़ी आलोचना की जी। कौन सी भिखमंगई शुरू कर दी आप लोगों ने। द वर्ड वाज भिखमंगई। ऑब्वियसली। और हाउ कैन यू ट्रेवल जीरो बजट। तो मैंने उनको एक किस्सा सुनाया, ट्रू स्टोरी। हुआ क्या कि मेरा उत्तराखंड पूरा छूटा हुआ था, एक तरह से 4 धाम नहीं देखा था मैंने। और ये बात है आज से 4-5 साल पुरानी। तो एक दिन मैंने तब अपनी बुलेट उठाई जी। और मैंने कहा भैया अब की बार 4 धाम तो बस देख ही लेना है। बहुत सही। तो मैं पहुंचा जलंधर से, मैंने वाया वो चंडीगढ़ से बाईपास एक रूट है जो कि नाहन पौंटा साहब होते हुए देहरादून होते हुए उधर चला जाता है। तो उस रूट को मैंने पकड़ लिया। तो नीरज जाट रहता था उन दिनों विकास नगर। जी। उदय झा, नीरज, मैं इन लोग के पास पहुंच गया। तो नीरज मुझे बोला कि वहां जाओ अपना, और वहां यहाँ से सबसे पहले तो यमुनोत्री चले जाओ है, और यमुनोत्री में ऊपर एक गांव है वहां चले जाना। और मैंने अच्छा, मैं जहां भी जाता हूँ ना तो 1 महीने के लिए जाता हूँ। मैं वो टच एंड गो टूरिज्म नहीं करता हूँ। तो साहब मैंने उस रोड पे चलना शुरू किया। विकास नगर से देहरादून तो साइड में रह जाता है, वो एक मसूरी मोड़ आता है। मसूरी मोड़ से सीधा निकलते वो उस रूट पे चल पड़ा मैं। तो बरकोट आ गया था। बरकोट से ऊपर है शायद 50 किलोमीटर। तो शाम हो गई थी। तो मैंने कहा यार इस टाइम मैं यमुनोत्री पहुंच के क्या करूंगा। तो मैं यमुनोत्री से करीब 30-35 किलोमीटर पहले ही रात में रुक गया, एक सस्ता सा कमरा लेके। रात खाया पिया सो गए, सुबह उठ के फिर चल दिए। बाइकर ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल। दर्शकों के लिए बता दूं कि मेरे पास एक थंडरबर्ड 500 सीसी की बुलेट है। उस पर मैंने पीछे सैडल बैग पूरा, मतलब मैं उसी पे सारा, मैं आधा हिंदुस्तान तो मैंने उसी पे देखा है। तो जब मैं वहां पहुंचा तो ना मुझे वो ये पता नहीं डिफरेंट चट्टियां पड़ती हैं। जानकी चट्टी, हनुमान चट्टी, ये चट्टी वो चट्टी, 4-5 चट्टियां हैं।
तो पूरे इलाके में ना बड़ी भयानक भयानक मनहूसियत सी लगी, कहीं कोई रौनक नहीं, मतलब ना आदमी की जात, ना घर, ना कायदे के होटल, रोड भाई जो इतना जबरदस्त सर्किट हो। अच्छा, हम रहने वाले हैं सब पंजाब के, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, तो आपको मालूम है कि जब चंडीगढ़ या हिमाचल या पंजाब के किसी रोड के किनारे आप ट्रेवल करते हैं, तो क्या एक से एक शानदार है 5 स्टार होटल, ढाबे, रिजॉर्ट्स है दुनिया भर के। मतलब अच्छा, मेरा एक रूल है कि मैं जब चलता हूं तो मैं हर 50 पहाड़ पे 50 किलोमीटर, प्लेन में 100 किलोमीटर पे टी ब्रेक लेता हूं बाइक पे। तो जब 60-70 किलोमीटर हो गया तो मैंने कहा यार अब टी ब्रेक लिया जाए। तो अभी विकास नगर से 70 किलोमीटर हुआ था मेरा, तो सब पूरे रास्ते मुझे कोई चाय की दुकान ही नहीं कायदे की दिखी। 10 किलोमीटर और गया, कोई दुकान नहीं। 10 किलोमीटर और चला गया, अब मेरा 90 किलोमीटर हो चुका है, मैं थक गया हूं। आई नाउ आई बैडली नीड ब्रेक। 10 किलोमीटर और गया, कोई दुकान नहीं। तो मैंने किसी से रोक के पूछा, मैंने कहा अबे इस रोड पर कोई चाय कहीं मिलेगी? बोला हाँ, आप 10 किलोमीटर और जाओ, वहां पे गंगा ढाबा या जमुना ढाबा करके ढाबा है, और वो उस रूट का बड़ा फेमस पॉइंट था। जी। तो 10 किलोमीटर और गया तो साहब वो मुझे रोड पे ढाबा दिख गया। विनीत भाई, इस धरती की सबसे घिनौनी जगह, मतलब हमारे यहाँ का अगर सुअर भी वहां छोड़ दोगे तो वो नहीं लेटेगा। भला यार इतनी गंदी जगह में कौन लेटेगा? हमें इतना घटिया समझा है भाई साहब। ऐसा ढाबा, ऐसे उसका सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसी उसकी लुक्स, और वहां पे गाड़ियां रुकी हुई, मतलब टेम्पो ट्रेवलर। भाई वो चारधाम का रूट है यार, सोच के देखे ना, चारधाम रूट कर रहा हूं मैं। अब सब मरता क्या ना करता 100 किलोमीटर। मेरा आई बैडली नीडेड अ ब्रेक। अच्छा, मैं जब भी बाइकिंग में ब्रेक लेता हूं ना, तो मेरा पहला रिक्वायरमेंट होता है कि मैं रेस्टोरेंट पे नहीं रुकता, मैं ऐसे ढाबे पे रुकता हूं जहां मुझे खटिया मिल जाए या जमीन पे लेटने की जगह मिल जाए। नहीं तो मैंने तो रोड पे भी लेट के रिलैक्स किया हुआ है। बिल्कुल। तो आई नीड अ ब्रेक ऑफ 10-20 मिनट, जिससे मैं वापस रिफ्रेश, एक कैट नैप ले लूं, चाय पी लूं, रिफ्रेश हो जाऊं। खैर साहब, बड़ी मुश्किल से मैंने कहीं लेटने के लिए पुलिया सी थी, उस पर लेटा, चाय पी, चल पड़ा 30-40 किलोमीटर और गया, फिर साली कोई चाय की दुकान न मिले। ऐसे करते कराते तो मैं बरकोट पहुंचा था। फिर बरकोट से आगे रुक गया, फिर यमुनोत्री पहुंचा, तो वो हनुमान चट्टी या पता नहीं 5-7 चट्टियां हैं वहां जी। 10 किलोमीटर में। और ऐसी मनहूसियत में क्या बताऊं यार। तो मैं जब वहां पहुंचा हूं, सबसे आखिरी वाली जानकी चट्टी है ना, जहां से जी। फिर वो ट्रैक शुरू होता है। हाँ, वहां से फिर वो ट्रैक स्टार्ट। तो सर वो जानकी चट्टी पे जब मैं पहुंचा हूं, तो सर लीद, घोड़े की लीद, और घोड़े के मूत्र की तो नदियां बह रही, और लीद के पहाड़, घोड़े की लीद के पहाड़, और घोड़े की मूत की नदियां, और लीद पानी में मिक्स होके जैसी, और मतलब या मैं उसको शब्द ही नहीं, खत्म हो जाते हैं सब। तो मुझे नीरज ने बताया था कि वो जानकी चट्टी से 1 किलोमीटर ऐसे एक गांव है, तो मैंने कहा चलो भैया वो गांव देख लेते हैं। तो तब वहां गांव में गए, तो उस गांव को देख के ना बाई गॉड, मैंने ऐसे बाइक चलाते चलाते मैंने वो गांव देखा ऐसे करके, और मैंने वहीं से यू टर्न लिया और सीधे बरकोट में आके ब्रेक मारी। मैंने कहा अपनी ऐसी तैसी कराओ, हम ना देखना। और हम तो उल्टे चले हिमाचल। वहां से मैंने, अच्छा उसके आगे सुनो, तो रात को नाइट स्टे कर लिया वहां पे। तो मैंने उस होटल मालिक से पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ कोई कायदे की जगह है इस इलाके में जहाँ कोई थोड़ी सी सीनिक ब्यूटी हो? आई वांट नेचुरल ब्यूटी, खूबसूरत घने
जंगल पहाड़, जैसे कि होती है ना देवदार की ब्यूटी, देवदार के जंगलों वाली ब्यूटी। वो होटल मालिक भी मुझे कुछ बता ही नहीं पाया, मेरा मूड ऑफ हो गया सर। मैंने कहा यार वापस चलो हिमाचल। तो वहां से एक रूट है, वो हिमाचल का रास्ता दिखा रहा था। तो भाई साहब मैं बरकोट से चलना शुरू किया। अभी बरकोट से हार्डली 5-7 किलोमीटर मैं चला हूंगा, तो अचानक मैंने देखा कि यार ये तो सीन ही बदल गया साला। एक छोटी सी नदी और उसके ऊपर सब धान के खेत, पूरे इलाके में धान ही धान, इतना खूबसूरत। तो मैंने कहा ये कौन सी जगह आ गई। और उस होटल वाले को मालूम ही नहीं कि तेरे 5 किलोमीटर दूर पे जन्नत है। पुरोला आ गए साहब हम। पुरोला मैंने देखा, मैंने वाह क्या बात है। पुरोला घाटी में है नीचे उस नदी की। वहां से फिर मैंने ऊपर चढ़ना शुरू किया तो साहब जंगल शुरू हो गया, घना जंगल, जो मुझे चाहिए था एक्चुअली। तो पता लगा था ये जरमोला की फॉरेस्ट रेंज है। अब वहां चूंकि फॉरेस्ट था इसलिए आबादी थी ही नहीं। तो मैं जरमोला टॉप पे पहुंचा, फिर वहां से उतरना शुरू किया। तो जब जरमोला से नीचे उतरना शुरू किया तो इस धरती का सबसे खूबसूरत इलाका, ऐसी सीनिक ब्यूटी मैं आपको बता नहीं सकता। तो वहां पे पहला मुझे एक छोटी सी चाय की टपरी दिखाई दी, एक लेडी थी वो चला रही थी। तो मैंने कहा यार बहुत सुंदर है, चाय पीते हैं फिर देखेंगे क्या है जुगाड़। वो मुझे जगह जच गई कहने का मतलब। तो मैंने चाय पी। तो वो थी छोटी सी दुकान जहाँ ट्रक वाले भी रुकते थे, ट्रक पिकअप। उधर सेब की बेल्ट है ऊपर बहुत जबरदस्त। चाय वो मैं चाय पी रहा था तो वो वाले आए तो मैंने दाल चावल का ऑर्डर किया। तो जब वो आंटी ने दाल चावल ऊपर से 2 चम्मच घी डाला तो मैंने ऐसे बगल वाली प्लेट में झांका। तो मैंने कहा भाई ये रेड राइस है क्या? रेड राइस जी। तो मैंने उस आंटी से पूछा, मैंने कहा ये चावल कौन सा है? कहते हैं हमारे इधर होता है। उन्होंने मुझे कच्चा चावल निकाल के दिखाया एकदम लाल। तो मैंने पूछा अरे ये तो रेड राइस है। बोले हाँ ये वही रेड राइस है, रामदेव 150 रुपए किलो बेचता है। मैंने कहा अच्छा आपको पता है इसका रेट? आपको ये पता है कि रामदेव बाबा रामदेव इसको 150 रुपए किलो बेचते हैं? कहते हाँ जी। तो मैंने कहा आप 150 रुपए किलो का चावल, साथ में दाल और 2 चम्मच शुद्ध देसी घी 30 रुपए प्लेट खिला रहे हो? कहते हाँ जी आ गए यही रेट है। तो मैंने कहा ये रेड राइस क्यों खिला रहे हो? कहते हमारे खेतों में यही होता ही है। तो हमारे अपने खेतों का है। हमने बोल दिया बाबा नहीं बना था, अजीत सिंह था। अजीत सिंह आपकी जगह होगी फिक्स। तो मैंने उस आंटी से कहा कि मैंने कहा कमरा मिलेगा आपके घर में? कहते नहीं। मैंने कहा और कहीं मिलेगा? कहती नहीं। मैंने कहा कहीं कोई पीजी कोई वो नहीं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ आपके घर कोई मेहमान आ जाता होगा तो कहाँ सुलाते होगे उसके? बोले है ना गेस्ट रूम है ना। तो मैंने कहा यार मैं भी तो गेस्ट ही हूँ। बोले नहीं नहीं ऐसे ऐसे। मैंने कहा एक बात बताओ, वो जो आपके यहाँ जो गेस्ट आता है वो तो हरामखोर होता है, वो दारू भी पिलाते होगे उसको, उसकी सेवा भी करते होगे फ्री में। मैंने कहा मैं तो पैसे दूंगा रोज। मैंने उसको कन्विंस किया। मैंने कहा मैं तो पैसे दूंगा। कहते मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ। उसके हस्बैंड थे कहीं आर्मी में, पूरी फैमिली थी, ज्वाइंट फैमिली। खैर पूछ बुझा के वो अपना एक रूम मुझे 3,000 रुपए महीने पे देने को तैयार हो गई। 100 रुपए रोज में रूम हो गया जी। खाना वो खिलाती थी 30 रुपए प्लेट। तो मैंने कहा जी मैं 2 टाइम खाना खाऊंगा और सुबह हल्का नाश्ता करूंगा और चाय पीऊंगा। बोले जी आपको भरपेट खाना खिलाएंगे, 3 टाइम खाना 2 टाइम चाय 100 रुपए में। 200 रुपए रोज में था मेरा रहने खाने का जुगाड़ हो गया। नाम गांव का नाम था खरसाड़ी। सर मैं वहां 1 महीना रहा, 1 महीना। अब मैं जब जलंधर में रहता हूँ ना सर, जब मैं जलंधर में अपने घर में रहता हूँ तो 1000 रुपए रोज का खर्चा है, 1000 रुपए रोज का। बिल्कुल। आप भी बेंगलोर में रह रहे हैं, आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं। खरसाड़ी जैसे स्वर्ग में मैं 200 रुपए रोज पे रहा, 1 महीना रहा।
तो सर आप बताओ, जीरो बजट ट्रैवलिंग हुई कि नहीं हुई, ये बताओ। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 6,000 रुपए में आप उत्तराखंड के पहाड़ों में स्वर्ग, उत्तराखंड को ऐसे भी धरती का स्वर्ग कहते हैं, और आप सही में स्वर्ग में रह रहे हो। हाँ। तो इस तो ये तो बिल्कुल ही लो बजट हुआ, इसमें लो बजट, जीरो बजट ही है ये। मुझे अपने घर पे रहने से ज्यादा सस्ता पड़ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना के बाद मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कों के बारे में सुना जो कि इंटरनेट की सुविधा जहां पर अच्छी है, वो जाकर के वहां रह रहे थे। तो ऐसी बातें होती रहती हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कम से कम पैसों में जी सकें और बेहतर जी सकें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाकर के सड़क पर सो जाएं, बट एक प्रॉपर जगह पर, जैसे हम लोगों का आम जीवन है वैसी जगह पर जिए। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि उत्तराखंड में आपको एक सस्ती जगह मिल गई जहां सस्ता खाना है। क्या आपको लगता है कि ये, मैं दुनिया की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन भारत में हर जगह ऐसी जगहें मिल जाएंगी जहां इतने कम पैसों में काम किया जा सकता है? इससे भी सस्ती मिलेंगी। ये महंगी थी। अच्छा। ये महंगी थी, तो फ्रैंकली अगर कोई बताऊं, ये ऐसा, महंगी थी क्योंकि ये बिल्कुल रोड पे थी, इसलिए महंगी थी। मैं और मेरी पत्नी, अगेन 5 साल पुरानी बात है, वो हमारे सुल्तानपुर लोधी में वो गुरु नानक देव जी का 550 साला उत्सव था। तो 1 महीने के लिए बहुत बड़ा कुंभ जैसा मेला लगता है। तो मेरी पत्नी को 1 महीने की छुट्टी थी, तो हमने कहा चल बिल्लो। सर हम हिमाचल में, एक गांव है जीबी से ऊपर। जी अब जीबी तो बहुत हैवी टूरिज्म, हैवी टूरिज्म। जीबी जो है वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस इन हिमाचल में गिनती हो रही है इस वक्त। बिल्कुल जीबी वैली, बिल्कुल। जीबी वैली से 1 किलोमीटर ऊपर एक गांव है घियागी, 1.5 किलोमीटर उसी रोड पे। उस रोड पे हमने, एक कांता बहन जी है, उनका गेस्ट हाउस है, उसमें 12 कमरे हैं, एक कमरा ले लिया सर। अब ये तो टूरिस्ट प्लेस है ना। 6,000 रुपए में हमें कमरा मिल गया जी 1 महीने के लिए, विद किचन, विद फर्निश्ड किचन, और 6,000 रुपया महीना। उसके बाद जैसे ही हम वहां रुके, गांव वालों को पता लग गया, तो एक लेडी आई, दूध चाहिए, दूध चाहिए। मैं कहा हाँ जी दूध चाहिए। मुझे मालूम था दूध यहाँ, सर उन दिनों 30 रुपए लीटर A2 गाय का A2 मिल्क, 30 रुपए लीटर। मैं अभी भी मनाली में जिस गांव में अभी रह रहा हूं आज, लोग कहते हैं पुरानी बात होगी। मैंने कहा जी आज भी 35 रुपए है। आज भी मनाली में 35 रुपए लीटर है गाय का दूध। तो घियागी में हमें सर 30 रुपए लीटर दूध मिलने लग गया। मेरी पत्नी ये कहती है कि अगर आपके घर में 2 लीटर दूध है तो आपको फिर भोजन बनाने की जरूरत ही नहीं है। भाई दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, हर चीज होगी। सर 100 रुपए से ऊपर खाने का खर्चा ही नहीं आता था हमारा, इंक्लूडिंग मिल्क। इंक्लूडिंग मिल्क, मिल्क मिला के 1 लीटर। तो मेरी बिल्कुल। पत्नी ने कहा कि सिर्फ दूध पिएंगे यार, इतना शुद्ध दूध कहाँ नसीब होता है गाय का, वो भी ऐसी गाय का जो कि जंगलों में वनस्पतियां खा रही है। सर हम 1 महीना रहे वहां, और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो आया था वो 1 महीने का, हम दोनों पति पत्नी का, आई थिंक इट वाज 14 या 15,000 रुपीज। मेरी बीवी बड़ी खर्चीली औरत है, बड़ा दिल खोल के खर्चती है। इसके बावजूद 1 महीने में 15,000 में। तो जब हम चलने लगे ना, तो पता है क्या बोली, कहती सुल्तानपुर में होते ना हम दोनों, तो 1 हफ्ते में होते 15,000 खर्च। तो सर 1 मिनट, ये भी मैं टूरिस्ट प्लेस की बात बता रहा हूं। उसी घियागी में 2,000 रुपए महीने के भी कमरे थे, पर वो मेरी वाइफ को थोड़ा सा लैविश, थोड़ा सा अच्छी सेटिंग, फर्निश्ड किचन, ये वो। सर आज भी आप पहाड़ पर अगर अकेले रहना चाहें तो 5,000 रुपए में बहुत ऐश के साथ गाय का दूध पी के। एक और एग्जांपल देता हूं, इस धरती जी पे बिल्कुल। इस धरती की सबसे खूबसूरत जगह, मतलब मैंने आपको कल भी शायद जिक्र किया था जी कि उस गांव का नाम है जंजैहली। जी जी। जब आप चंडीगढ़ से मनाली की तरफ आते हैं
तो सुंदर नगर जैसे ही क्रॉस करते हैं तो एक रास्ता लेफ्ट में कटता है, वो चैल चौक वगैरह होते हुए शिकारी माता की तरफ जंजेली जाता है। सुंदर नगर से होगा करीब 80 किलोमीटर। सर अगर आप देख लेंगे ना तो आप गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग भूल जाएंगे, इतना खूबसूरत। अच्छा, इन जगहों पे क्या है ना, ब्यूटी के छोटे छोटे पैचेस हैं। जैसे मनाली में आपको कहीं कहीं ब्यूटी देखने को मिलती है, बाकी तो गंदे से पहाड़ हैं। सर जंजेली 100 किलोमीटर ऑफ स्वर्ग। उसमें जब जून महीने में मनाली में 20 किलोमीटर लंबा जाम लग रहा हुआ था, तो जंजेली एकदम खाली पड़ी और न्यूली बिल्ट होटल, जून महीने की बात बता रहा हूं, रॉयल होटल नाम है सर, लकड़ी का बना हुआ शानदार नया होटल, जून महीने में कमरा 600 रुपए का, 600 रुपीज पर डे, जून पीक सीजन में। ऑब्वियसली, बिल्कुल। तो हमने तब वहां पे एक टिट्टू टिट्टू करके लड़का था, उसके घर में एक कमरा ले लिया और विद किचन, और हमारा ये शर्त थी कि तू लोकल सब्जियां जंगल से तोड़ के लाएगा, इस शर्त पे हमने कमरा लिया था कि तेरी माँ जो है रोज साग तोड़ के लाएगी तब हम रहेंगे तेरे। तो उसकी माँ ने बोला अरे हम तो वो तो वैसे भी ले आते हैं, आपको साग दे देंगे रोज 3,000 रुपए में महीना, खाना हम खुद बनाते थे। तो सर पहाड़ों में आज भी, हिंदुस्तान के किसी भी पहाड़ में चले जाइए, आप 5 से 10,000 रुपए में बहुत मजे से सरवाइव कर सकते हैं। गांव में आज भी आपको 1,000, 2,000, 3,000 रुपए में कमरा मिल जाता है, महीने भर के ले लेंगे तो। खैर, नैसर्गिक सुंदरता की तो बात ही अलग है। खास करके जो हमारे हिमालय के पहाड़ हैं, लोअर हिमालयाज जो हैं, वो बेहद खूबसूरत हैं। अपर हिमालयाज की तो बात ही अलग है। पत्नियों के खर्चे पे आपने बोला, मैं पॉडकास्ट से अलग चीज बोलता हूं कि अभी हाल फिलहाल में एलोन मस्क गए हुए थे सऊदी अरब। जी। तो वहां वो सऊदी के सारे बड़े शेखों को एड्रेस कर रहे थे, और उसमें कहते हैं कि सऊदी वाले शेखों के पास बहुत पैसा है, इसलिए नहीं कि इनके पास तेल के कुएं हैं, इसलिए क्योंकि ये अपनी पत्नियों को खर्च करने के लिए पैसे नहीं देते हैं। सो ठीक है, क्योंकि इनके पास पैसा इसीलिए बचा रहता है। खैर सर, आपने 1,000 रुपए की बात की। मैं जो अभी हाल फिलहाल में, मैं पिछले 2020 के बाद की बात करता हूँ, जो मैंने सबसे सस्ता होटल लिया है वो मैंने बनारस में 200 रुपए का कमरा लिया है। और वो कमरा मैंने इस लिहाज से लिया था कि मैं और मेरी पत्नी थे, हमें लगभग 6-7 घंटे गुजारने थे बनारस में। एकदम स्टेशन के सामने ही लॉज है एक छोटी सी वहां। तो बनारस जैसे शहर में 200 रुपए में कमरा मिल जाना, मैं सामान रखने को ही मेजरली लिया था। लेकिन वो मेरे तरह का आदमी था जो खोज पा रहा था, क्योंकि मुझे आइडिया है कि कहाँ क्या मिल सकता है, या आपको आइडिया है। एक साधारण आदमी जो पहली बार निकल रहा है बड़ी मुश्किल से कोशिश करके, वो कैसे खोजे इन जगहों को। अच्छा, मैं पहाड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं प्लेन्स की बात कर रहा था, बनारस की या इस टाइप के। अब उज्जैन जा रहा हूं मैं, इंदौर जा रहा हूं, ऐसी जगहों पर कैसे खोजे इन जगहों को। देखिए, जब से विश्वनाथ कॉरिडोर बना है ना विश्वनाथ जी का बनारस में, तो बनारस में अचानक टूरिज्म की बाढ़ आ गई है। और जहां पहले 100 आदमी आता था, आजकल 1,000 आदमी आ रहा है, 10 गुना बढ़ गया। तो वहां बनारस में ना हर चीज बहुत महंगी हो गई है। पर आज भी आपको 80 पे 80, मैं समझता हूं बनारस की एक तरह से हृदय स्थली है टूरिज्म के मामले में, कि मानते हैं? बिल्कुल, कोई शक मतलब नहीं है सर 80 इसमें। मतलब जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस, वैसे बनारस का 80। बेशक बेशक। सर अगर आप अकेले ट्रेवलर है तो आज भी 350 रुपए में डॉर्मेट्री का शानदार 5 क्लास डॉर्मेट्री, मुस्टैच करके एक मुस्टैच, आप अभी जी। से गूगल पे बेशक सर्च कर लीजिए, मुस्टैच करके है, 350 रुपए, 400 रुपए, 450 रुपए में डॉर्मेट्री का रूम मिलता है, बेड मिलता है। 800 रुपए में कमरा मिलता है, 1,000 रुपए में कमरा मिलता है, 80 पे। थोड़ा सा साइड में चले जाइए, अभी भी आपको 80 पे 600, 700, 500, 400 रुपए के रूम मिलते हैं। बिल्कुल। आज से 6 साल पुरानी बात बताता हूं। कालिका गली, विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में कालिका गली, कालिका गली में योगी लॉज था, मेरा और मेरी पत्नी का फेवरेट जगह थी।
बेड 50 रुपए में और रूम 300 रुपए में। बात है 6 साल पुरानी, वैसे 6 साल पहले की बात है। विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बना था अभी। कालिका गली में योगी लॉज, वो उसका वो जो अंग्रेजों वाली किताब है जो डिस्कवरी वाली, क्या नाम है, नहीं वो नेशनल ज्योग्राफिक वाली, प्लैनेट करके है ना, इंडिया, हाँ प्लैनेट, ऐसा ही कुछ नाम है, ट्रैवल जो प्लैनेट, अंग्रेज लिए घूमते हैं, उसमें भी उस ट्रैवल बुक का प्लैनेट, जिक्र है। लोनली ट्रैवल प्लैनेट, प्लैनेट, ट्रैवल लोनली प्लैनेट। प्लैनेट, अच्छा, लोनली प्लैनेट करके है कि इतनी मोटी किताब होती है, हर अंग्रेज के हाथ में होती है। और योगी लॉज जो है वो देसी टूरिस्ट को रूम नहीं देता है, सिर्फ अंग्रेजों के लिए है। 50 रुपए में बेड सर। और अद्भुत। और सुनिए, विश्वनाथ गली में बिज्जू की एक दुकान है, इडली, डोसा, सांबर, दही बड़ा, और वो बिज्जू की बड़ी फेमस दुकान है। 20 रुपए से ऊपर का आप खा नहीं सकते। अब तो खैर महंगा होगा, मैं 5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मेरा और मेरी पत्नी का हमने आधी जिंदगी बनारस में बिताई है घूमते हुए, घुमक्कड़ी पकड़ी। बिज्जू के यहाँ आप खा लेंगे ना जो दिन दही बड़ा, उसका आपने दुनिया में ऐसे जिंदगी में दही बड़ा नहीं खाया होगा। तो सर बात ये ना, आपको ये लोकल जो ईटिंग जॉइंट्स हैं या इस प्रकार की जगह हैं, अब योगी लॉज आप समझे 50 रुपए में कैसा होगा सर, अंग्रेज ठहरते थे सिर्फ, इतना साफ सुथरा, इतना हाइजेनिक। उसमें शायद टोटल 20 या 30 बेड का उनका टोटल वो सेटअप था, छोटा सा, इतना सुंदर सा उनका ड्राइंग रूम, इतनी सुंदर सी लॉबी, 5-6 रूम्स थे एकदम। था भाई 50 रुपए में, 200 रुपए में तो आपको बेसिक ही मिलेगा ना, पर क्या शानदार जगह सर। ऐसी जगहें आज भी दुनिया के, हिंदुस्तान के हर शहर में, बशर्ते कि आपकी थोड़ी सी प्रवृत्ति खोजी हो। अब आजकल तो गूगल है, आजकल तो आप ऐसे जैसे हमारा जो ग्रुप है घुमक्कड़ी के, कम से कम 100 ग्रुप फेसबुक पे है इस समय। किसी भी ग्रुप में आप क्वेरी डाल दीजिए, आपको तुरंत 10, 20, 50 सजेशंस मिल जाते हैं। गूगल पे डाल दीजिए, ओयो रूम्स में देख लीजिए, है दुनिया भर की तो एप्स हो गई हैं। सर बात ये ना कि लोग घर से निकलने से डरते हैं। लोगों को लगता है यार कहाँ जाएंगे, हे भगवान क्या हो जाएगा। तो ये जो भय है ना अपने अंदर का, इसको निकालना पड़ेगा। जो घर का जो कंफर्ट जोन है, उस कंफर्ट जोन से बाहर आइए तो आपको लगेगा यार दुनिया तो बहुत सुहानी, दुनिया बहुत अच्छी है। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो उस दुकान का आपने जिक्र किया, वो मेरी भी पसंदीदा दुकान है और मैं लगभग अपने बनारस के हर प्रवास में वहां जाता हूं, तो अभी कह सकते हैं कि मुंह में पानी सा आ गया चीजों को याद करके। तो मेरे हिसाब से जिस प्रकार के आप घुमक्कड़ी का जिक्र कर रहे हैं, उसमें रेलवे एक बहुत बड़ा योगदान देता है। खास करके लोग मतलब कम पैसों में अगर ट्रेवल करना चाहें तो जनरल बोगी या जो स्लीपर है उसमें बड़े बड़े ग्रुप्स जाते रहते हैं, मैं अक्सर देखता हूं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, स्पेशली पिछले 1 आध सालों से, जनरल बोगीज की तो हालत ऐसी हो गई है कि आप चढ़ भी नहीं सकते, जो सच्चाई है। मैं खुद भी जनरल बोगी से, मतलब पटना से आप आरा नहीं जा सकते हो। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से स्थितियां खराब हो रही हैं रेलवे की अपर लेवल पे चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन जो नीचे के लेवल पे था, जो थोड़े कम पैसों में आदमी घूम सकता था, उन चीजों की वजह से घुमक्कड़ी थोड़ी हैम्पर हो रही है, थोड़ी दिक्कतों में आ रही है? रेलवे में सिर्फ यूपी और बिहार की ट्रेनों में भीड़ है। जी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी ट्रेन जो यूपी बिहार नहीं जा रही है, उसमें आप बहुत कंफर्टेबली ट्रेवल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर संडे को रात को 11:55 पे एक गाड़ी जाती है नई दिल्ली से, नई दिल्ली पुदुचेरी एक्सप्रेस, PDY। हर संडे चलती है, वीकली एक्सप्रेस है। आप एक काम करिए, साल में 52 हफ्ते हैं, 52 दिन चलती है, कभी भी चले जाइए। पीछे 3 जनरल, आगे 2 जनरल, सो के जाएंगे, पुदुचेरी तक सो के जाएंगे जनरल में, मैं गारंटी लेता हूं। मारा मारी कहां की है? सिर्फ और सिर्फ बिहार।
बिहार और यूपी। क्यों भैया? यही दो स्टेट है जिनका पलायन रुक नहीं रहा है। अच्छा, अब आपने जनरल ट्रेवल की बात कही। मैंने एक बार फक्कड़ घुमक्कड़ में एक पोस्ट लिखी थी। मैंने कहा दिल्ली से सुबह हिमालयन क्वीन एकता एक्सप्रेस में बैठिए। एकता आती है भिवानी से रोहतक होते हुए, पानीपत में मिलती है। दिल्ली से चलती है हिमालयन क्वीन, 11 बजे कालका उतार देती है। पहले 110 रुपए का जनरल का टिकट था कालका, दिल्ली कालका का, अब शायद बढ़ के 30-40 150 रुपया हो गया होगा। 150 रुपए में कालका उतरिए। जैसे ही कालका उतरेंगे, सामने शिवालिक लगी होती है। वो एकता को हिमालयन क्वीन को लिंक देने, सॉरी उसका नाम भी हिमालयन क्वीन ही है, वो है ही दिल्ली का कनेक्शन देने के लिए वो सामने खड़ी होती है। 50, 55 या 60 रुपया उसका किराया है। कहने का मतलब आज भी आप 210 रुपए में शिमला पहुंच जाते हैं दिल्ली से। 210 रुपए से जी में आप दिल्ली से शिमला पहुंच जाते हैं। अच्छा, छोड़ दीजिए, स्लीपर क्लास में करा लीजिए टिकट कालका एक्सप्रेस में, 300 रुपए में, 350 रुपए में। अब आज के जमाने में 350 की क्या वैल्यू है सर? 400 रुपए की। कुछ नहीं। और आप, मैं दावे के साथ कहता हूं आजकल 3 दिन पहले टिकटें मिल रही हैं, 4 दिन पहले। 100 रुपया एक्स्ट्रा खर्च दीजिए तो तत्काल में मिल जाएगी। अब 400 रुपए में आप शिमला पहुंच जा रहे हैं। अब इससे सस्ती क्या घुमक्कड़ी करेंगे आप बताइए मुझे। बिल्कुल सही, इससे सस्ता तो कुछ भी संभव नहीं है। रेलवे की हमने बात की, हम एक दूसरी बात करते हैं। मेरा अपना अनुभव रहा कुछ समय में कि भारत में बसेस बहुत अच्छी हो गई हैं। हालांकि थोड़ा महंगा है रेलवे के मुकाबले, लेकिन बसों की सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। सो बहुत सी जगहों पे जहां रेलवे नहीं जाती है, क्या आपको लगता है कि बसों में सुधार तो हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन आप एक लंबे समय से घुमक्कर रहे हैं। सो क्या लगता है कि बसों के वजह से लोगों की संख्या बढ़ रही है जो अब थोड़ा ज्यादा जगहों पर घूमने जा रहे हैं, या बस बेहतर हुए हैं? आप एक काम करिए, मुझसे बात करते करते रेड बस खोलिए और जी। उसमें जलंधर दिल्ली का वॉल्वो का एसी स्लीपर का किराया देखिए। रेड बस में, मैं बिल्कुल देख लेता हूं। रेड बस जलंधर टू दिल्ली स्लीपर, एसी स्लीपर, शायद 925 2 दिन बाद का देखिए, 3 दिन। आज संडे है ना, आज महंगा होगा। 2 दिन बाद का देखिए, 4 दिन बाद का देखिए। 358 रुपए, 440 रुपए, 600 रुपए। आज 900 क्यों दिखा रहा है जानते हैं? क्योंकि आज अभी संडे है। तत्काल है ना, आज संडे भी तो है। 4 दिन बाद का टिकट लीजिए, 440 रुपए में तो मैं अक्सर जाता हूँ। जलंधर से दिल्ली एसी स्लीपर, और 5.5 घंटे में उतार देती हैं। अब इससे सस्ता क्या लेंगे सर? वॉल्वो एसी स्लीपर। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए। मैं एक बार बहुत पहले सिलीगुड़ी गया था, तो सिलीगुड़ी से मुझे वापस आना था बनारस, तो मैंने कहा यार रेल में जगह ही नहीं मिल रही थी, बिहार जिंदाबाद है। तो मैंने कहा यार पटना तक रेड बस देखता हूं, तो सर मुझे सिलीगुड़ी पटना रेड बस मिल गई 600 रुपए में, एसी स्लीपर, चेयर कार नहीं, एसी स्लीपर 600 रुपए में सिलीगुड़ी से पटना। तो क्या बच्चे की जान लोगे? अब बताइए। बिल्कुल। हाँ, कुछ रूट महंगे हैं, जैसे रेड बस में कुछ रूट्स महंगे हैं, पर कुछ रूट्स, अच्छा अभी मनाली आज के ढूंढ लीजिए, अभी मनाली से आप दिल्ली चले जाइए। आज तो संडे है, संडे को बेशक महंगा रहता है थोड़ा सा, अदरवाइज वीकडेज में आजकल ऑफ सीजन में 700, 800, 900, बैठ के जाना है 600, और सस्ता जाना है पीछे वाली सीट ले लीजिए 500, 450 पिछली सीट पे। फर्स्ट क्लास रोड है, कोई झटका नहीं लगता। हम लोग तो भाई नवाब हैं, तो सबसे आगे वाली ढूंढते हैं ना, चाहे 300 रुपए महंगी हो। पर 500 रुपए में आपको बस की टिकट मिल रही है एसी,
और कहाँ मनाली, कहाँ दिल्ली, 600 रुपए में दिल्ली उतार रहा है आपको, और क्या चाहिए आपको? तो सर बात ये ना, पहली बात सर, घुमक्कड़ी के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक मेंटालिटी चाहिए। घुमक्कड़ी के लिए आपको, पर्यटन के लिए, पर्यटन नहीं मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, निकलने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए एक पैशन चाहिए होता है सर, और अपने घर का कंफर्ट जोन छोड़ने का मादा। अच्छा, कुछ जगहों पर खास करके पर्यटकों से, मैं घुमक्करों की बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ जगहों पर पर्यटकों का कहना है कि वो अक्सर दुर्व्यवहार के शिकार हुए। मतलब दुर्व्यवहार की, किसी ने उनको पीटा नहीं, बट पैसे ज्यादा ले लिए गए या गलत तरीका का व्यवहार किया गया। क्या आपका कोई अनुभव रहा कि नहीं, लगा कि नहीं ये सही जगह नहीं आया, या यहाँ के लोग अच्छे नहीं रहे, या घुमक्कड़ों के साथ कोई दुर्व्यवहार होता हो, कभी ऐसा लगा? मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे कि जब तक भेड़ें रहेंगी शेर कभी भूखे नहीं मरेंगे, पहली बात। और वो कहते थे कि जब तक भेड़ें इस धरती पे रहेंगी शेर कभी भूखे नहीं मरेंगे। और आपने कभी किसी शेर को खाते देखा है? शेर शेर को नहीं खाता, शेर हमेशा भेड़ खोजता है, हिरन खोजेगा। तो पिताजी कहते थे कि यार भेड़ मत बनो, नहीं तो कोई शेर खा जाएगा साला। सर ये जितने भी लोग ठगाते हैं या जितने भी लोग दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं, इनके अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो माथे पे लिखा होता है ऐसे, पूरा बड़ा बड़ा लिखा होता है। आम आदमी उसको नहीं पढ़ पाता, पर वो शब्द शेरवा जो है ना, तब वो पढ़ लेते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप मैं आपको एक बात बताऊं, आज अगर आप मनाली में आ जाए तो मॉल रोड पे 400 रुपए में कमरा मिलता है, 400 रुपए। इन बेचारों को सर 2 ही 2.5 महीने मिलते हैं कमाने के लिए। अच्छा, मैं लोगों से कहता हूं कि अबे मूर्ख हो, काहे मई जून में आते हो, आओ ना अगस्त में, बारिश तो नहीं हो जाएगी, बादल तो नहीं फट जाएगा। अच्छा, मैं जब मैं घुमक्कड़ी करता हूं, मैं तो बाइक पे सारा, मैं और मेरी पत्नी हम सारा दिन ऐसे घूमते थे जंगलों में इधर उधर, तो लोग एक ही बात है, इज इट सेफ, इज इट सेफ, हाउ कैन यू ट्रेवल, इज इट सेफ? तो मैंने कहा कि ये साले हिंदुस्तान में हिमाचल जैसी जगह पे पूछते हैं इज इट सेफ, ये सब अगर यमन, सीरिया, भगवान न करे इनको वहां फिलिस्तीन या इजराइल जाना पड़ गया तो वहां ये सब क्या करेंगे? जब हिमाचल में ये लोग, इनको सेफ्टी इश्यूज हैं, सेफ्टी कंसर्न है। सर हमने अपने बच्चों को इतना दब्बू, इतना डरपोक बना दिया है कि वो घर से बाहर निकलने में डरते हैं। अच्छा, दूसरी बात है, बार्गेन करना इनको आता नहीं, ये दुनिया इन्होंने देखी ही नहीं है, इसलिए बाहर आके ना एकदम भगवा जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट। पीपल लाइक मी आर स्ट्रीट स्मार्ट। तो यू हैव टू बी स्ट्रीट, और स्ट्रीट स्मार्टनेस आती है, आप जितना ज्यादा ट्रेवल करेंगे, 2-4 बार ठगाएंगे, उसके बाद सीख जाएंगे सब। मैंने अब पहले सोच रहा था कि अपना एक किस्सा सुनाओ। अभी हाल फिलहाल में मैंने 29 दिसंबर के दिन वाइफ के साथ मैं मसूरी गया हुआ था। बेस्ट होटल मैंने बुक किया, मतलब व्यू के साथ, बालकनी वगैरह के साथ, सब कुछ सही, 800 रुपए में। और मेरे बाजू वाला कमरा, सेम कमरा, दूसरे कपल ने 3000 रुपए में बुक कर रखा था। तो खैर वो होता रहता है। एक आपने सर पॉइंट उठाया सेफ्टी का। अच्छा, सेफ्टी में पुरुषों की सेफ्टी तो चलिए जो है सो है ही। मैंने कुछ ग्रुप्स देखे हैं जो महिलाओं के ग्रुप हैं, जो स्कूटी वगैरह लेकर के जाती रहती हैं, घूमती रहती हैं इस तरह के, और वो भी कम बजट में ही जाती हैं, मतलब बेसिक पेट्रोल का खर्चा, कहीं एक साथ रुक गई। क्या महिलाओं के लिए सेफ्टी की सही में कुछ
कुछ सुविधाएं और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कुछ घटनाएं तो अक्सर हर एक बार सुनने में आ ही जाती हैं। विनीत भाई, 140 करोड़ लोगों के देश में, 140 करोड़ के देश में अगर कोई इक्का दुक्का छिटपुट घटना कहीं साल 2 साल में 1-2 सुनाई दे जाए, जैसे टूरिस्ट के साथ किसी घटना आपने पिछली आखिरी बार कब सुनी थी टूरिस्ट के साथ? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपने ही राज्य में सुनी थी पिछले साल। वो जो कपल था, वो जो बाइकर था या क्या था? एक्चुअली हाँ, वो बाइकर था झारखंड में। वो बेसिकली बिहार में नहीं हुआ था, लेकिन मैं झारखंड को बहुत अलग नहीं मानता हूं, तो वहां उनके साथ एक घटना सुनी थी मैंने। और उसके पहले शायद सोनपुर मेले में कुछ लोगों को लूट लिया गया था, लाइक 4 समोसे 10,000 रुपए में बेच दिए थे। इस तरह की 2-4 घटना। अच्छा चलिए, इस लूट के भी एक बड़ा मजेदार किस्सा बताऊंगा आपको। देखिए, वो जो बिहार वाली घटना थी जिसमें वो शायद विदेशी एक महिला थी, उसका एक पुरुष मित्र था में, वो उसके साथ बड़ी दुर्दांत घटना हुई थी, पर वो बहुत रिमोट गांव में एकदम जंगल में चले गए थे। जो पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने आज तक नहीं सुना है। तो उसके भी सर नियम है, पर्सनल सेफ्टी के भी नियम है। फॉर एग्जाम्पल, जब हिंदुस्तान में आते हैं तो उनको एक एडवाइजरी इशू की जाती है कि इंडिया में अंग्रेज औरत के प्रति भारतीय लोगों का एक एटीट्यूड है, एक उनके दिमाग में पता नहीं क्यों एक बात भर दी गई है कि शी इज अवेलेबल है, शी इज अवेलेबल फॉर ओपन सेक्स। ये हमारे एक आम हिंदुस्तानियों की एक, हमारे दिमाग में एक प्रोग्रामिंग है आम लोगों की जो कम, तो इसलिए डोंट एक्सपोज योरसेल्फ, पहली एडवाइजरी दी जाती है अंग्रेज महिलाओं को। और कम से कम स्किन शो करो, डोंट शो योर स्किन, ओवर एक्सपोज मत करो, अपना शरीर मत दिखाओ क्योंकि तुम इंडिया में जा रहे हो। तो सर कुछ जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है ना वो भी तो लेने चाहिए आपको। आप सेफ्टी प्रिकॉशन लीजिए। कोई हमें तो आज तक, कभी मैं 7 साल का हो गया सर, मैंने आज तक ऐसी कोई घटना नहीं देखी किसी महिला के साथ होती। एकदम रिमोट में जंगल में घुस जाओगी अकेले तो कि, अच्छा फिर इतने बड़े देश में एक घटना साल में, एक मिनट, मैंने तो इतने भयावह किस्से यूरोप के एयरपोर्ट पे सुने कि आप, मेरे एक मित्र कहते हैं कि हमने पेस्ट्रीज ली, अभी हम बैठ के पता नहीं कौन से एयरपोर्ट पे, बार्सिलोना एयरपोर्ट पे, अभी हम अपना पेस्ट्रीज का डब्बा खोल ही रहे थे कि 10-12 साल की एक लड़की आई, झपट्टा मार के ले गई जी। ये बार्सिलोना एयरपोर्ट की घटना है। इतनी भयानक पिक पॉकेटिंग हुई थी कि कैमरा और पता नहीं क्या क्या ले गए थे। और एक जगह से उन्होंने लैपटॉप लिया, जब घर आके देखा तो उसमें भूसा भरा हुआ था। ये सब यूरोप के किस्से हैं। इंडिया में ऐसे किस्से आपने कितने सुने हैं सर आज तक किस टूरिस्ट का खाना छीन के कोई लड़की मुंबई एयरपोर्ट पे या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भाग गई? तो ये सर तो कतई नहीं है। यूरोप के लुटेरों से बहुत अच्छा है। अगर आप कनाडा के लॉ एंड ऑर्डर के किस्से सुन लेंगे ना तो आपको आंधी आ जाएगी। मैंने तो बहुत सारे वीडियोस किए हैं जी कि कनाडा की पुलिस ने एडवाइजरी इशू की कि प्लीज अपनी गाड़ी की चाबी ऐसी जगह रख के सोइए कि जब बर्गलर्स आपके घर में घुसे शीशा तोड़ के तो उनको चाबी सामने ही मिल जाए और वो आपको जान से, चाबी के लिए आपको जान से उनको मारना ना पड़े। तो सर उससे तो बहुत बेहतर है इंडिया। बिल्कुल। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज है सर, ये वन ऑफ इंसिडेंट्स है। इंडिया इज एक्सट्रीमली सेफ, बल्कि यूरोप इज वेरी 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 डेंजरस फॉर टूरिस्ट। इंडिया इज एक्सट्रीमली सेफ। और बोलिए। बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया। अगर कुछ खास चीजें हैं घुमक्करी को फिर से मैं वापस आता हूं।
और अनुभव लोग सुनना चाहेंगे, मैं आपका अनुभव सुनना चाहूंगा कि पहाड़ों के अलावा जैसे राजस्थान, वीडियो में भी कहा कि राजस्थान दुनिया का स्वर्ग है, अगर खाने पीने की बातें करें और भी चीजें हैं, क्या राजस्थान या बिहार जैसे राज्यों का कोई अनुभव रहा कि हाँ यहाँ चलते चले गए और बड़ा मजा आया टाइप? सर बिहार में, मैं बिहार के बारे में स्पष्ट कहूंगा कि बिहार इज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। बिहार को सिर्फ मेरे जैसा व्यक्ति तो एंजॉय कर लेता है, क्योंकि आई एम अ गौमा, आई नो हाउ टू एंजॉय फूड एंड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन गुड फूड एंड बैड फूड। और बिहार में एंजॉय करने के लिए फूड के अलावा फूड कल्चर, फूड नहीं होता सर, फूड इज अ कल्चर। ऑब्वियसली। तो जो जो कल्चरल एस्पेक्ट है ना फूड का, वो बिहार में एक्सेलेंट है। पर यदि आप फूड को कल्चर की तरह समझ के एंजॉय करना ही नहीं चाहते, अगर आपने, भाई कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो टूरिस्ट प्लेस पे भी जाएंगे तो बोले कि आप क्या खाएंगे, बोले मैं आलू का पराठा खाऊंगा, बोले आप मैं तो मैगी खाऊंगा, मैं ब्रेड ऑमलेट खाऊंगा। अबे उल्लू के पट्ठों, अबे जब तुम अपने घर रहते हो तो सारी जिंदगी तुम आलू का पराठा और यही मैगी, यही ब्रेड ऑमलेट खाते हो। अच्छा मेरा सुन लीजिए, मैं गया तो कश्मीर जा रहा था मैं, बहुत पहले की बात है। तो हमको उसने ढाबे पे उतार दिया, ड्राइवर ने, जो मेन ढाबा था। खुद पीछे चला गया तो मैं उसके पीछे चला गया। तो बोला नहीं सर आपकी दुकान उधर है। मैंने कहा नहीं, मेरे को तेरी वाली दुकान पे खाना है। तो बोला सर इधर तो लिप्टन नहीं मिलेगी। वो वहां पे जो नॉर्मल चाय है उसको लिप्टन बोलते हैं कश्मीरी जी। क्या पिएगा, लिप्टन पिएगा? तो मैंने बोला नहीं मैं नून चाय पीऊंगा, नमकीन चाय होती है। हाँ 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 हाँ। मैं जब भी कश्मीर गया मैंने हमेशा या तो कावा पिया या नून चाय पी। मैंने कहा यार ये नॉर्मल चाय तो मैं सारी जिंदगी पीता हूं अपने घर में, कावा मुझे कहाँ मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं जब स्पीति सर्किट किया तो मैंने सारे ट्रिप में थुपका खाया, टिबेटन फूड खाया, टिबेटन ब्रेड खाई और वो बटर वाली चाय, टिबेटन चाय पी। मैंने कहा यार नॉर्मल फूड तो मैं अपने जिंदगी भर खा रहा हूं। तो अब जैसे मैं हिमाचल आता हूं तो मैं हमेशा हिमाचली धाम का, कुल्वी धाम, अपना मंडियाली धाम, सिड्डू खाता हूं। और जो लोकल डिशेस होती हैं, मैं कह के जिनके घर में ठहरता हूं उनके घर में बोलता हूं कि नहीं मुझे लिंगड़ी खिलाओ, मुझे लोकल अपने हिमाचली साग खिलाओ, मुझे हिमाचली कढ़ी खिलाओ, मुझे पंजाबी कढ़ी नहीं खानी, मुझे आप हिमाचली डिशेस खिलाओ। पर जब आप वहां जाके भी अगर आप मैगी खा रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? फिर गए क्यों हो? तो सर फूड इज अ कल्चर, कल्चरल एक्सपीरियंस। अच्छा okay. अब आ जाते हैं राजस्थान पे। तो राजस्थान फूड के मामले में अगर कोई स्टेट जो रिचेस्ट, अगर 3 स्टेट की मुझे गिनती करनी होगी तो फर्स्ट में कंपटीशन हो जाएगा कि कश्मीर बेहतर है कि राजस्थान बेहतर है। कई लोग कहते हैं कि नहीं राजस्थान बेहतर है, मैं आई फाइंड कश्मीर बेटर देन राजस्थान। क्यों? क्योंकि मैंने राजस्थान बहुत ज्यादा खाया है, बचपन में रहा भी हूं राजस्थान का, मैंने एक एक जिला घूमा हुआ है। अच्छा राजस्थान की तरफ मजे की बात, हर जिले का अलग cuisine है। जैसे कचौड़ी आपको कोटा की अलग मिलेगी, बूंदी की अलग मिलेगी, भीलवाड़ा की तो खैर वर्ल्ड में ऐसी कचौड़ी नहीं बनती जैसे भीलवाड़ा में बनती है। अजमेर की अलग है, जयपुर की अलग है, जोधपुर की अलग है। उसी तरह आप खाना खा लो, उसी तरह चाय पी लो आप, हर जिले का अलग टेस्ट है। इस मामले में जो जो राजस्थान की जो डाइवर्सिटी है फूड की, वो लाजवाब है। सिमिलरली मिठाई, जैसे हिमाचल की मिठाई आप खा नहीं सकते, मुंह में नहीं जाएगी। पंजाब की मिठाई है भगवान भगवान बचाए, हरियाणा में 1-2 डिशेस छोड़ दो तो बस। उसी तरह कश्मीर में भी मिठाई नाम का कल्चर ही नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी जीरो। फिर आपको जाना पड़ता है या तो बंगाल, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये
मिठाई के लिए रिच एरियाज है, पर फूड के मामले में सर राजस्थान का कोई जवाब नहीं। और हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, आप भी मूलतः उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो बड़ी जगह हैं जैसे मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी, यहाँ तो सब जा रहे हैं। कुछ जगहें जो मुझे आज भी लगती हैं कि अछूती हैं, जैसे मिर्जापुर में हमारे यहाँ बड़े खूबसूरत फॉल्स हैं, चित्रकूट का जो धाम है उसके आसपास का भी बेल्ट बड़ा खूबसूरत है। तो कुछ जगह जो ऐसी आपको अगर उत्तर प्रदेश में दिखती हैं, आप शायद बेहतर घूमे हुए हैं और आप एक लंबे समय से घूम कर रहे हैं, कुछ जगह जो आपको लगता है कि लोगों को जाना चाहिए, बेहतर जगह है और वो कम पैसे में जा सकते हैं बेहतर तरीके से? देखिए, एक तो पिछली सरकारों का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश टूरिज्म में सिवाय ताजमहल के और कुछ प्रमोट ही नहीं किया। मतलब उत्तर प्रदेश ताजमहल, बस चलो जी हमारी छुट्टी। मैं आपको बताऊं कि 2 साल पुरानी बात है, हम इधर गोला गोकर्ण नाथ से होते हुए, तो शायद सीतापुर वाली रोड था या कौन सा था, मैं उस जगह का नाम बताऊंगा आपको। एक छोटा सा कस्बा था, गांव-नुमा कस्बा था, कस्बा भी नहीं था। तो हम रोड पे जा रहे थे, तो मैंने ऐसे नजर दौड़ाई तो एक मुझे शिवालय दिखाई दिया। तो मैंने कहा यार ये क्या है? तो हमने पूछा तो बोला आगे से जाइए, लेफ्ट मुड़िएगा तो वहां जाने का रास्ता है। तो सर वहां पे एक तरह से अबैंडन किया हुआ उस शिवालय की शायद पिछले 50-60 साल से पुताई तक नहीं हुई थी। पर सर इतनी भव्य, मतलब जिस चीज की पिछले 60 साल से मेंटेनेंस नहीं हुई है, इसके बावजूद वो इतनी भव्य थी कि देख के आंखें फटी रही। तो फिर हमने पता लगाया क्या है, बोले यहाँ की कोई एक रियासत थी, तो वहां की जो रानी साहिबा ने, राजा साहब की जब मृत्यु होगी तो उनकी याद में ये मंदिर बनवाया था। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल डालूंगा विनीत भाई, मैं आपको उसको व्हाट्सएप पे फोटो आप मैं भेजूंगा और आप गूगल करिएगा उस जगह, उसका नाम जगह का बोल रहा हूं मैं, ऐसे मैं याद करके बताता हूँ, मेरे पास मैं उसकी फोटोग्राफ। सर ऐसी कि आप ताजमहल भूल जाएंगे उस बिल्डिंग को देख। और यूपी में उसके बगल के लोगों ने उसका नाम ही नहीं सुना हो उस जगह का, बिकॉज इट इज नॉट ऑन द टूरिस्ट मैप। सर ऐसे ऐसे खजाने हमारे गांव में हैं। बड़े शहरों की तो बात छोड़ दीजिए। तो सर बात यह है ना कि एक गवर्नमेंट ऐसी चाहिए जो इन हिडन ट्रेजर्स को निकाल के बाहर लेके आए, लोगों को बताए कि भैया सिर्फ ताजमहल या सिर्फ विश्वनाथ कॉरिडोर ही नहीं है, अगल बगल निगाह दौड़ाइए तो हर जिले में ऐसे 10-15 स्पॉट्स मिल जाएंगे आपको। पर सर उसको ना डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन हो, एक एनसाइक्लोपीडिया बने। अब तो गूगल का जमाना है और बड़ा आसान है चीजों को ढूंढना। एटलीस्ट दीज थिंग्स शुड बी डॉक्यूमेंटेड, और इसके लिए सरकार को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को और समाज के कुछ लोगों को प्रयास करना होगा कि अपने अपने हर तहसील के हर ब्लॉक में कि भैया ऐसी जगह हैं जो कि आज नेग्लेक्टेड पड़ी हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, हमारे हमारे जखनिया के पास एक गांव है, वहां पे एक बहुत पुराना तालाब है, उस तालाब के किनारे एक बहुत छोटा सा मंदिर है, इतना छोटा कि वो आपकी निगाह नहीं पड़ती। एक बार मैं गलती से वहां चला गया और सर उस मंदिर की नक्काशी जब मैंने देखी, मैंने कहा माय गॉड। मैंने पूछा कितना है, बोला 100 साल पुराना है, नेग्लेक्टेड पड़ा है। वो तालाब भी बेचारा नेग्लेक्टेड है, बहुत बड़ा, छोटा मोटा तालाब नहीं है, बहुत बड़का वाला जो तालाब होता है वैसा तालाब। तो सर ऐसी हजारों 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 जगहें हैं जो कि नेग्लेक्टेड है, उनकी अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन।
जब मैं कॉलेज में था तो शायद मैं बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ खुद को कि मेरी पढ़ाई लिखाई के पहले मोबाइल का ये दौर नहीं आया था। मोबाइल तो आ गए थे लेकिन ये इंटरनेट इतना प्रभावशाली नहीं था। तो हम दोस्त अक्सर घूमने चले जाते थे। अगर नजदीक की जगह जाना है तो बाइक से निकल गए। कभी-कभी तो हमने बसेस पकड़ के एमपी में एक जगह खजराना, बहुत लोग नहीं जानते, वहाँ एक गणेश जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है तो वहाँ चले गए, कोई किसी जगह चले गए। पिछले कुछ दिनों से चूंकि मैं हमेशा युवा लोगों के साथ रहता हूं जो अभी कॉलेज में हैं, उनके पास हाथों में जब से मोबाइल आया है, ये जो कल्चर था कि स्टूडेंट वर्ग घूमने जा रहा है और कम पैसों में जाते थे, क्योंकि घर से एक लिमिटेड अकाउंट में पैसे आते थे, तो जो सबसे सस्ता ऑप्शन हो सकता था उसमें जाते थे। युवाओं को कैसे प्रोत्साहित करें कि तुम जाओ, और मैं चाहता हूं कि लोग जाएं। मेरा मानना है कि हर किसी को कम से कम देश जरूर देखना चाहिए, और वो इसी उम्र में देख सकते हैं। वो आज के डेट में हर एक कोई मोबाइल पे लगा हुआ है। इनको कैसे प्रोत्साहित करें कि घूमो। सर बात यह है ना कि जिस चीज की आपने शुरुआत ही खराब कर दी, जी, स्टार्टिंग ही खराब हो गई, तो फिर आगे आप कैसे सुधार लेंगे उसको? हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना देश की, उसमें जो पहले 12 साल हैं उसमें समाज, स्कूल, पूरा एजुकेशन सिस्टम, समाज और माँ बाप, परिवार, वो बच्चे को सिर्फ एक बात सिखाता है, नहीं नहीं, तुमको जूठी प्लेट भी रसोई में रखने की जरूरत नहीं है, तुम पढ़ो, तुम सिर्फ पढ़ो। ना ना ना, तुमको माचिस चलाने सीखने की जरूरत नहीं है, तुम पढ़ो। अगर वो कभी दरवाजे पे खड़ा मिल जाए ना बच्चा, यहाँ क्या कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, पढ़ो, वो तुरंत बाप को देख के लड़का भाग के टेबल पे बैठ जाता है। अच्छा सर, हमारा क्या हुआ हमारे साथ? सर मेरी तो बड़ी दर्दनाक कहानी है। हम तो भगवान ने ही बचा लिया हमको, तो कर वो बात नहीं सुनाऊंगा। मैंने अपने बच्चों को कैसे पाला, जैसे एक बार क्या हुआ, सैटरडे, तो वो मेरे बच्चे तो पहलवानी करते थे, तो सैटरडे इवनिंग ऑफ रहती है, तो सैटरडे सुबह प्रैक्टिस करके आए, सो गए। तो जब मैं आया तो ये घर में पड़े हुए थे दोनों तीनों। तो मैंने पूछा, अब क्यों घर में पड़े सड़ रहे हो सालों, कहीं घुमाओ। तो कहते थके हुए थे, कहाँ घूम आए। मैंने कहा अबे साले इस घर में पड़े पड़े सड़ जाओगे, साले मर जाओगे, अबे कहीं घूम आओ। बोले कहाँ घूम आए? तो फिर मैं बोलता था इधर चले जाओ 100 किलोमीटर डलहौजी है, इधर चले जाओ 100 किलोमीटर। तो सर मैंने इन दोनों को उठा के लात मार के भाग, भाग साले भाग भाग, खबरदार जो घर में घुसा, लो बाइक में तेल भरो, चलो टैंकी में, भाग साले यहाँ से, 3 दिन दिखाई मत देना साले। सर जबरदस्ती धक्के दे दे के मैंने इनको जो है ना बाइक ट्रिप्स कराए, घूमने कराए। और मैं जैसे जब भी छुट्टी मिली या कोई वीकेंड आया, कुछ भी आया, तो मैं और मेरी पत्नी हमेशा रिसर्च करते थे कि शहर के किस रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा बफे शुरू हुआ है। 150 रुपए में, 200 रुपए में, जलंधर में ना 150, 200, 250, 300 रुपए में शानदार बफे मिल जाता, 500 में तो नॉनवेज पेट भर के खाने वाला बफे। तो हम अपने बच्चों को ढूंढ ढूंढ के बफे बताते थे कि भाई क्यों घर में पड़े हो, जाओ फलाने रेस्टोरेंट का बफे खा के आओ, अबे जाओ फलानी जगह घुमाओ, अबे ट्रेन जा रही है वहां जाओ, वहां 200 किलोमीटर पे ये। तो सर हमने तो बच्चों को एनकरेज किया कि घर में पड़े पड़े मत सड़ो, जाओ कहीं घूम आओ। और सर मेरे बच्चों ने तो 12, 14, 15 साल की उम्र में आधा हिंदुस्तान घूम लिया था अकेले। सर पेरेंट्स बच्चों को शुरू में डिस्करेज करते हैं कि नहीं नहीं घर से बाहर नहीं निकलना, हाउ लड़ जाएगा, शेर खा जाएगा, घर के अंदर चलो, और कहीं क्यों घूम रहे हो, पढ़ो। सर हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि बच्चे को पैदल सड़क पे चलने ही नहीं देते, कंगारू पेरेंटिंग है। तो एक कंगारू पेरेंट का बच्चा आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दिया, वो जिंदगी में उसके बाप ने उसको कभी गली क्रॉस नहीं करने दी। आप कह रहे हो कि साला एलिफेंटा केव्स घूम के आ जाओ, अरे उसके बाप ने उसको गली क्रॉस नहीं करने दी बस। अब सर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय ने अपने सिलेबस में डाला है कि बच्चा हमारे पास पढ़ते हुए 10वीं से पहले पहले कम से कम 3 एडवेंचर कोर्सेज करके आएगा, मनाली में या दार्जिलिंग के माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में।
आप आके देखिए, यहाँ हजारों बच्चे आते हैं केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के। करिकुलम में है कि जाइए एडवेंचर स्पोर्ट्स कीजिए, जाइए हिमालय पे घूम के आइए, जाइए व्हाइट वाटर राफ्टिंग कीजिए, जाइए स्कीइंग कीजिए, जाइए बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स कीजिए, जाइए 17,000 की पहाड़ी पे चढ़ के समिट करके आइए। सर, ये करिकुलम का दोष है हमारे। This should be in the syllabus, and the parents should stop the kangaroo parenting. They should encourage their kid बचपन से। सर, बचपन से घर से बच्चों को बाहर निकलने की आदत डालिए। कोई बात, 12वीं क्लास तक तो आपने गली नहीं क्रॉस करने दी, अब आप कह रहे हैं लड़का घूमने नहीं जाता, कैसे जाएगा? बाप ने कंगारू बना दिया उसको। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगा, और जो कंगारू पेरेंट्स हैं उनके बच्चों के साथ बहुत तकलीफें हुई। मेरा एक कजन है, उसको हम लोग चिढ़ाया करते थे कि ही वाज इन कॉलेज और बहुत शानदार स्टूडेंट था। अक्सर उसको चिढ़ाते थे कि इसको अगर साले को सुई लेने भेज दिया ना तो ये सुई नहीं खरीद सकता है दुकान से। बिल्कुल ठीक है, वो वैसा ही था। खैर, बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने बात की, कुछ हालांकि वक्त तकरीबन घंटे भर से ऊपर का हो गया है, लेकिन मन में एक सवाल और जरूर आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि उसको जरूर किया जाए। लोगों के साथ, ठीक है, जो बच्चों की बात है कि पेरेंट्स हैं, इकोनॉमिकली बहुत, हम लोग लास्ट टाइम भी बात की थी कि बंगाली लोग बहुत घूमते हैं और कम पैसों में घूमते हैं। ठीक है, इस टाइप के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, जैसे आपका फेसबुक ग्रुप है, वो एक तो बहुत बड़ी ट्रोल आर्मी है जो कि ट्रोल करती रहती है, उनसे तो मैं अलग ही परेशान हूं। लेकिन इस चीजों को और एक आम व्यक्ति के तौर पे, मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा हूं, एक आम व्यक्ति जैसे मैं घूमता रहता हूं, मैंने बहुत दफा ऐसे एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, आपने बहुत अच्छे ग्रुप्स बनाए हैं, और इसको हम लोग कैसे प्रमोट कर सकते हैं कि लोग जाएं घूमने। मैं चाहता हूं कि इस देश को देखें, ये देश सच में देखने लायक है। सर, हुआ क्या, मनाली में, मेरा मनाली आने का किस्सा भी बड़े बड़े मजेदार है। आप डायरी में नोट करिए, अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि मैं मनाली आया कैसा था। बड़ा मजेदार किस्सा है। तो जब मैं मनाली आ गया तो मेरा बेटा भी आ गया थोड़े दिन बाद। तो मैंने पूछा, ऐसा मुझे परमानेंट मनाली रहना, मैं तब तक एक मित्र के घर रह रहा था। तो मैंने कहा घर ढूंढो। तो उन्होंने कहा कि आपको अकेले रहना है तो 1 रूम सेट ढूंढ लेते हैं। तो 1 रूम सेट तो नहीं मिला, एक 4 रूम सेट मिल गया। तो उन्होंने बोला कि इतना बड़ा क्या करेंगे? मैंने कहा नहीं, हमें 1 रूम में, हम तो 4 रूम ही लेंगे, 4 नहीं 5 रूम। तो बोले क्या करेंगे? मैंने कहा भाई तुम बच्चे हो, अभी ले लो। तो हमने सर 5 रूम वाला फर्निश्ड घर, एकदम फर्निश्ड। अच्छा, बड़ी मजेदार बात बताऊं कि जितना किराया 1 रूम का था उतना ही 4 रूम का था। तो हमने सर वो 4 नहीं 5 रूम है, 4 भी नहीं है, बड़े बड़े 5 रूम वो ले लिया। तो साहब मैंने ले लिया, और मैंने लेते ही पहली फेसबुक पोस्ट डाली कि भैया हम तो मनाली में जम गए हैं, ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, ये लोकेशन है गूगल, बस से आओ तो यहाँ उतरना है, और चाबी मीटर में रहती है जी। चाबी मीटर में ओपनली, मैं रहूं चाहे न रहूं, यहाँ आ जाना, चाबी मीटर में मिलेगी। और साथ में एक राइडर है, आपको तो पता है मेरा राइडर कहता है, गाली दे के मैंने कहा कि अगर साले घर गंदा मिला तो हंसुआ से डैश काट लेंगे। शर्त एक ही है कि घर साफ सुथरा छोड़ के जाना, गंदा मत करके जाना। सर पिछले 5 साल से ये घर है, और मेरे सैकड़ों मित्र मेरी अनुपस्थिति में यहाँ आ चुके। एक बार बड़ा मजेदार किस्सा हुआ, मेरे 2 मित्र आके रुके हुए थे, वो अंदर कमरे में सोए हुए थे, दरवाजा खुला था चौपट। सुबह उठ के देखे तो एक महिला के चप्पलें पड़ी हैं, और ड्राइंग रूम में कोई कंबल ओढ़ के सो रहा है। तो वो सब बड़े कौतूहल में। तो बोले, थोड़ी देर बाद वो उठी, तो उन्होंने बोला जी आप? बोले मैं दद्दा की फ्रेंड हूँ। उन्होंने बोला जी हम भी दद्दा के फ्रेंड है। तो बोले आप कब आई? बोले मुझे लगा मीटर में, चाबी मीटर में पड़ी होगी, पर मैं जब घर में आई तो देखा घर खुला था, तो मैं आके सो गई। सर ऐसे सैकड़ों फ्रेंड्स मेरे आते हैं।
अब मेरे सामने एक ऑप्शन हो गया है कि मैं उन सैकड़ों फ्रेंड्स के घर हक से मतलब बहन मतारी गरिया के जी साले तुम भी तो मेरे घर एक हफ्ता रह के आए हो, तो मैं अब आया हूं मुंबई, साले तुम्हारे घर रहूंगा। सर आज पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। क्यों? क्योंकि मैंने भी तो पूरे हिंदुस्तान के अपने सभी फ्रेंड्स को ओपनली हॉस्पिटैलिटी दी है ना, मनाली जैसी जगह में। तो मैं हक से कहीं भी, विनीत कहाँ हो, मैं बेंगलोर आ रहा हूं, तुम्हारे घर रुकूंगा, आइए बिल्कुल बेटा। सर मोदी जी ने एक बार कही थी कि अपना घर गेस्ट्स के लिए, टूरिस्ट के लिए खोलिए, अपने घर में एक कमरा बनाइए। मोदी जी ने आह्वान किया था कि नॉर्थ ईस्ट के 10 मित्रों को अपने घर इनवाइट कीजिए, तब आपको भी नॉर्थ ईस्ट के 10 घरों में जाने का रास्ता खुलता है। सर ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि आप 10 लोगों को जब होस्ट करेंगे तो आप 10 लोगों के यहां हक से गेस्ट बन सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते जाइए। पूरा वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट क्या है सर? यही ना है। बिल्कुल बिल्कुल। पर उसके लिए पहले आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत शानदार फिलॉसफी है कि मैंने अपने घर के दरवाजे खोल रखे हैं और अब बाकियों का दरवाजा मेरे लिए खुद ब खुद खुल गया। क्या शानदार बात कही आपने। बिल्कुल। और विनीत भाई, तो आज आपसे बात करके बड़ा मजा आया। और मैं बताऊं, ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है और इसमें तो मैं इतने किस्से हैं। अच्छा आज क्या है कि मैं खुद बोलता रह गया, अगली बार हम बातचीत की शैली में करेंगे। ये गलत बात होती है। आपकी और मेरी बराबर बातचीत होनी चाहिए। आपके पास भी मुझे मालूम है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो हम अगले में मैं होस्ट होऊंगा, आप गेस्ट होंगे। बिल्कुल। तो अगले वीडियो में हम फिर से बात करेंगे। विनीत भाई आज आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद है सर। और बेंगलोर हमेशा खुला हुआ है। मैं चाहूंगा कि अगला जो पड़ाव हो वो बेंगलोर हो। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।